आज का लेक्चर हमारा है रिफ्रैक्शन का। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, बेसिकली रिफ्रैक्शन में हमें क्या पढ़ना है। क्लास 10th में या उससे पहले भी आप लोग पढ़ते चले आए हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में सुनते चले आए हैं। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या चीज है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ पढ़ लें ध्यान से, कि द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी कि लाइट अगर बेंड हो रही है, जिस पाथ से आ रही थी उस पाथ को अगर वो छोड़ देती है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास इस तरीके से एक इंटरफेस है। इसको हम इंटरफेस मान रहे हैं। इंटरफेस का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता दूं। इंटरफेस एक ऐसी लाइन होती है जो दो मीडियम को, यानी कि इसके ऊपर कोई मीडियम है फर्स्ट और इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है सेकंड, ठीक। अकॉर्डिंग टू रूल, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो अगर लाइट रे आ रही होती, ठीक है, तो किस तरीके से आती लाइट रे? इस तरीके से। ध्यान से देखिए, लाइट चूंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो वो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन में उसको आना चाहिए। ये लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ये हो जाए, क्या, कि मीडियम चेंज हो जाए, यानी कि एक तरफ मीडियम फर्स्ट हो जाए, दूसरी तरफ मीडियम सेकंड हो जाए, तो क्या होगा? जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देती है। यानी कि लाइट या तो इस तरीके से, आप कह सकते हैं, या तो लाइट इस तरीके से दूर हट जाएगी, या लाइट इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन था, यहाँ ना आकर के या तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी या तो नीचे की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देना, ये जो प्रॉपर्टी है, जिस पाथ से वो आ रही है उस पाथ को छोड़ देगी, लेफ्ट कर देगी एकदम, कोई नया पाथ ले लेगी। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब हम यहाँ पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करके आपको दिखाएं, ठीक है ना, तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात सब जानते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो लाइट आ रही थी, या तो नॉर्मल की तरफ झुक गई या फिर नॉर्मल से दूर हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर डायग्राम आपको क्लियर दिखाया गया है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन ऊपर N2 लिखा हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का। नीचे N1 लिखा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी कि ये दो अलग अलग मीडियम है। नीचे मीडियम है 1 जो कि डेंसर है, ऊपर मीडियम 2 है जो कि रेरर है। याद रखेंगे, अगर कभी भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है ना, रेरर सॉरी यहाँ पे जैसे दिया हुआ डेंसर से अगर रेरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक। और अगर उल्टा होता, रेरर से डेंसर में आती तो नॉर्मल की तरफ जाती। इसको हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं एक बार, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं इस तरीके से ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है ना, और अगर हमारी लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट आई और ये इंटरफेस पर गिर गई, ठीक। हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब हम ये समझने वाले हैं कि इस लाइट का, ये जो लाइट आई है, ये कैसे कैसे बेंड होगी। तो ये हमारी है इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये हमारा नॉर्मल है। तो एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजरमेंट किया जाता है, ये हमने बहुत बार बता रखा है। एक बार फिर से बता देते हैं कि एंगल नॉर्मल से ही मेजरमेंट किए जाते हैं।
तो हम नॉर्मल से स्टार्ट होते हैं और इंसिडेंट रे की तरफ चलते हैं तो मिल जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर हम ये कहें कि ये जो मीडियम है वो रेयर है और ये जो मीडियम है वो है डेंसर, ठीक, ऊपर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से रे आ रही है, तो रे आनी चाहिए थी स्ट्रेट एकदम सीधे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डेंसर में क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, इस तरीके से लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ, देखिए नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई। तो अगर हम हमारी लाइट कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और इसका उल्टा अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि लाइट देखिए यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, और ये जो मीडियम आपको दिखाई दे रहा है ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम डेंसर मीडियम है। तो लाइट जैसे ही डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर हट रही है, नॉर्मल के पास नहीं जा रही, नॉर्मल से दूर हट रही है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पे हम नजर मार लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुकना या नॉर्मल से दूर हट जाना, यही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी यानी कि मीडियम को चेंज करेगी तो या तो वो नॉर्मल से दूर होगी या नॉर्मल के पास होगी। ये डिपेंड करता है कि रे डेंसर से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक। और बहुत ही शॉर्ट में अगर हम इन सब बातों को बताएं तो बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अगर रेयर है तो एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है ना, एंगल क्या होगा, ग्रेटर, और अगर डेंसर है तो जो एंगल है वो स्मॉलर होगा, ठीक है। यानी कि डेंसर मीडियम में जो एंगल बनेगा वो स्मॉल होगा और रेयर मीडियम में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। ये शॉर्टकट मेथड है आप समझने के लिए। तो ये बात सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे एक टर्म जो नया, जिसको हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसके आगे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में ना लेकर के मीडियम को एयर मान लेते हैं, ठीक, या वैक्यूम मान लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, किसी मीडियम में, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा C/V, सी की वैल्यू आप जानते हैं, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो अगर हम C/V फाइंड करते हैं तो यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा हो जाता है और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। मतलब क्या हुआ, इसको डायग्राम से अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने एक इंटरफेस ले लिया, इस इंटरफेस पे लाइट इस तरीके से आ रही है, ये देखिए ये लाइट आई, ठीक है ना। अब जो लाइट आ रही है यहाँ पर, ये हमने फटाक से नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये देखिए ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि जो ऊपर आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो मीडियम है वो हमारा या तो एयर है या है वैक्यूम। तो ये बिल्कुल फिक्स है, जो ऊपर वाला जो जिसमें आपकी इंसिडेंट रे है वो मीडियम एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए। जो दूसरा जिसमें जा रही है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, इसको हम मीडियम सेकंड बोल सकते हैं, ये हमारा वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, या कुछ भी, किसी भी मीडियम में जा रही है। तो कायदे की बात यह है कि इसको जाना चाहिए था सीधे स्ट्रेट, लेकिन अब ये स्ट्रेट ना जा करके बल्कि क्या होगी, अपने पाथ को छोड़ देगी और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हुई है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर या ग्लास डेंसर होते हैं विद कंपेयर टू एयर और वैक्यूम, और डेंसर में एंगल हमेशा
स्मॉल होता है, इसका मतलब रे हमेशा नॉर्मल की तरफ जाती है। ठीक, ये बात है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि एयर, तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं तो वो होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक, अब मान लो ये मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v, तो c अपॉन v अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या फिर इसको कभी कभी ईटा से लिखा जाता है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ईटा, ईटा या म्यू दोनों एक ही बात है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां तक की बात हमने समझी कि एक मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, दूसरा मीडियम फिक्स अगर हमारा एयर या वैक्यूम हो, उस कंडीशन में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दोनों स्पीड का रेशियो, ठीक, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो है c, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो गई v, तो c और v का जो रेशियो आ गया, इसी को हमने बोल दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात आप सबको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब हम इसके आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है यहाँ पर आपकी समझ के लिए कि क्या वाकई में आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा जिसकी वैल्यू 2 है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सा मतलब ये है, हम रफली डायग्राम बना रहे हैं कि जो लाइट रे है वो एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। अगर एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में रे जाती है तभी वर्ड यूज किया जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से आपकी जो लाइट है वो लाइट यहाँ से आ रही है और सीधे ना जाने की वजह से बल्कि वो इस तरीके से बेंड हो जा रही है। ये मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है। रे डायग्राम में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप रे बनाएंगे, ठीक जैसे मैंने अभी इससे पहले डायग्राम बनाए थे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है c, और यहाँ मीडियम में हो गई v। तो जो c और v का जो रेशियो है यही हो गया ईटा। क्वेश्चन के हिसाब से ईटा की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 3 इंटू 10⁸ ये वैल्यू c की होती है। और v, क्या v हम फाइंड कर सकते हैं, बड़े आराम से हमारा v आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁸, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम बड़े आराम से समझ पाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, स्पीड का रेशियो, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि एक मीडियम फिक्स हो गया, वो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी, और मुझे जहां तक लग रहा है समझ में जरूर आया होगा। अब इसके आगे की कहानी देख लेते हैं। इसके आगे दूसरा वर्ड अब हमारे सामने है, आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, लेकिन एक वर्ड आगे लग गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट को हटा दिया और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वर्ड हमने ऐड कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपको पता है स्पीड का रेशियो v1 और v2। मीडियम 1, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड v1, मीडियम 2 में स्पीड v2। अब ये दो अलग अलग मीडियम है, तो कोई भी मीडियम दो है हमारे पास, इसमें ना तो कोई एयर है और ना ही वैक्यूम है। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दो मीडियम है
तो उन दोनों मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, उसका जो रेशियो होगा उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से रे आ रही है आपकी, और इस तरीके से सीधी ना जा करके इस तरीके से वो बेंड हो रही है या अवे जा रही है, और इसमें मीडियम 1 में आपकी स्पीड v1 है, मीडियम 2 में स्पीड v2 है, तो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हो जाएगा ईटा इक्वल v1/v2। ये जो ईटा है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं अब उसको देख लेते हैं। अगर जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको एकदम क्लियर, आप देख सकते हैं कि जो लाइट है, ये लाइट रे है, वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ईटा 1 2, यानी कि फर्स्ट से 2 की तरफ, 1 ईटा 2 फर्स्ट से 2 की तरफ। और अगर रे हमारी 2 से 1 की तरफ जाती तो क्या लिखते हैं, 2 ईटा 1, यानी कि 2 से 1 की तरफ। 1 ईटा 2 का मतलब 1 से 2, और 2 ईटा 1 का मतलब 2 से 1। तो जिस मीडियम से लाइट चलती है और वो ऊपर आता है, जिस मीडियम में लाइट जाती है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक, जैसे कि अगर हम मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने लिख दिए होते, यहाँ पे लिख दिया होता है कि वाटर ईटा ग्लास, तो इसका मतलब होता है कि रे वाटर से ग्लास में जा रही है। और अगर हमने लिखा होता है ग्लास ईटा डब्लू, तो इसका मतलब होता है कि ग्लास से रे वाटर में जा रही है। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखते, इसको लिखते वाटर की स्पीड, वाटर में स्पीड और ग्लास में स्पीड, ये हो जाता डब्लू ईटा जी। और अगर इसको लिखते तो कैसे लिखते, जी ऊपर है तो जी ऊपर, डब्लू नीचे तो डब्लू नीचे, ये हो जाता है जी ईटा डब्लू। ठीक, तो ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ना तो एयर है और ना ही वैक्यूम है, बल्कि दो अलग अलग मीडियम है। तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो जो होता है वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक की बात आपको समझ में जरूर आई होगी। इसको हम एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम आपसे कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो है हमारी 1.5 इंटू 10⁸। सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है वो है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और हमसे कह रहा है कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह है 0.3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है कि दो अलग अलग मीडियम है जिनमें लाइट की स्पीड ये है, और आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से ही लिख के चलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है कैसे, हमसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए डब्ल्यू ईटा जी। तो अगर डब्ल्यू ईटा जी फाइंड करना है, यानी कि रे अगर वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम पहले ऊपर डब्ल्यू और नीचे जी को लिखेंगे। यानी कि ऊपर आएगा 1.5 इंटू 10⁸ और नीचे आएगा 0.3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से अब काटापीटी कर लेते हैं फटाक से। देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा जो फाइनल आंसर आपको अब दिख रहा है वो कितना हो गया, ये हो गया 5। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता जी ईटा डब्ल्यू, यानी कि उल्टा, अगर जी ईटा डब्ल्यू पूछा गया होता तो आप क्या करते, अगर हमसे पूछा जाता है जी ईटा डब्ल्यू, तो अब जी ऊपर हो गया, यानी कि लाइट अब ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ऊपर हम ग्लास लिखते और नीचे वाटर की स्पीड लिखते इस तरीके से, और फिर हम बी जी। ठीक है ना, तो जो ग्लास की में स्पीड है वो है 0.3 इंटू 10⁸, और नीचे वाटर 1.5 इंटू 10⁸। तो ये आंसर आता 1/5। ठीक, तो ये आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे हम
रे के पाथ को डिफाइन करते हैं। रे कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है तो डब्ल्यू ईटा जी, ग्लास से वाटर में जा रही है तो जी ईटा डब्ल्यू। और ग्लास और वाटर दोनों ही चूंकि एयर नहीं है, इसलिए वर्ड यूज किया गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना हमने समझा उसको एक बार हम रफली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनते जाएंगे सिर्फ, बहुत अच्छे से। कि अगर हम आपसे कहते हैं कि जो लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है, तो यहाँ पर आप वर्ड यूज करते हैं कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से वाटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है सी और ये हो गई बी। ठीक, तो ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और अगर हमारे पास लाइट किसी मीडियम वन से, यानी कि सपोज वाटर से किसी मीडियम टू में, सपोज ग्लास में जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे ईटा वाटर से ग्लास, और ये आ जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। ठीक, तो ये हमारा जो टर्म है ये बन जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, ये सब हमने आपको अभी तक समझा दिया, और ये आपको समझ में भी आया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ समझा, जो कुछ जाना, उसके बिहाफ पर अब ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है, और देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं या आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके और हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 angstrom in vacuum is passed through a medium of refractive index 1.5। यानी कि एक लाइट है, अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंटरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा इंटरफेस हो गया। इस इंटरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और अब हमारी इंसिडेंट लाइट आने वाली है। तो जो इंसिडेंट लाइट आएगी, ठीक है, तो वो इंसिडेंट लाइट इस तरीके से, ये देखिए ये हमारी इंसिडेंट लाइट आई और फॉल हो गई यहाँ पर। ये इंसिडेंट लाइट है जो गिर रही है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंटरफेस है, और ये है इंसिडेंट लाइट। तो कह रहा है इंसिडेंट लाइट है, ये वैक्यूम से आ रही है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वैक्यूम। और यहाँ पर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात तो नेचुरल है कि वैक्यूम के कंपेयर में हर मीडियम डेंसर होता है। इसका मतलब जो लाइट सीधी जा रही थी, अब ये लाइट सीधी ना जा करके बल्कि क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। हमें पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से लिखते हैं, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम मान लेते हैं कि बी है। तो अगर हम यहाँ पर ईटा लिखते तो ईटा क्या होता, सी अपॉन वी। क्योंकि वैक्यूम है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हो जाता है हमारे पास 3 इंटू 10⁸, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं वी से। ठीक, ईटा की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है 1.5, तो ये हो गया 1.5 इक्वल 3 इंटू 10⁸, और डिवाइड हो गया v से। तो यहाँ पर v हमारे पास आया 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁸। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि देखिए c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो v की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो आ चुकी है 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा दोनों चीजें हमें पता लग गई हैं। अब इसके आगे की कहानी क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी। अब होगी कितनी, ये तो बात क्लियर हो गई, चेंज नहीं होगी, कितनी होगी। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए स्पीड हो गई सी, डिस्टेंस हो गई उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, और अपॉन टी। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल लैम्डा, और 1/t हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸, ये वैल्यू होती है सी की। और लैम्डा देखिए वैक्यूम में दे रखा है 7000, तो 7000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 हर्ट जू। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता लग गई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो किसी मीडियम में कहा जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कह रहा है इन द मीडियम, तो मीडियम का मतलब चाहे आप वैक्यूम से निकाल लें और चाहे आप मीडियम से निकाल लें, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ये हो गई फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, फिर से हमने सेकेंड पार्ट के लिए यही फॉर्मूला हमने फिर से अप्लाई किया। कौन सा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला सेकेंड पार्ट के लिए। तो स्पीड सेकेंड पार्ट यानी कि मीडियम, देखिए सेकेंड पार्ट मीडियम, तो मीडियम में स्पीड है v, मीडियम में डिस्टेंस यानी कि जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, और टाइम t। ठीक, तो v इक्वल लैम्डा और 1/t हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करके आपको दिखाई। v की वैल्यू देखिए आपने फाइंड कर ली है, तो v की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर चुके हैं, तो बड़े आराम से आप वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व किया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक क्या आपको समझाया, अभी इस लेक्चर में हमने समझाया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कैसे कैसे बेंड होती है, किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर लाइट नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। फिर मैंने आपको समझाया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी किया एग्जाम्पल दे करके। तो हमने रिलेटिव का एक अलग एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन पर इस समय एग्जाम्पल दिख रहा है, ये हमारा एब्सोल्यूट का है कि, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट के पहले भी एक एग्जाम्पल लिया और एब्सोल्यूट का एक ये एग्जाम्पल लिया हमने, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं और वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए।